जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज की 4 महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार। 18 महीने के बकाया डीए-डीआर एरियर का प्रपोजल पहुंचा सरकार के पास। कर्ज में डूबी सरकार, वेतन पेंशन के लिए हाहाकार। ईपीएस 95 में बड़ा बदलाव, कर्मचारी हुए खुश। ओपीएस घोषणा और लागू करने के बाद भी 120 कर्मचारी बिना ओपीएस के हुए रिटायर। 6500 कर्मचारियों पर लटकी तलवार। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिला 18 महीने के डीए एरियर का प्रपोजल। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों को 18 महीने का डीए-डीआर एरियर मिल सकता है। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने का पेंडिंग महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया मिलेगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में प्रपोजल मिल गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले पेंडिंग किए गए 18 महीने के बकाया डीए-डीआर एरियर को जारी करने का आग्रह किया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का पेमेंट रोक दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से पेमेंट जारी करने का आग्रह किया था। 18 महीने का डीए-डीआर एरियर अभी तक पेंडिंग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र के मुताबिक पत्र में लिखा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके बाद आई आर्थिक परेशानियों को पूरी तरीके से समझते हैं। इसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी गई थी। हालांकि जैसे जैसे हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी को लिखे गए पत्र में मिश्रा जी ने कहा कि अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अगर सरकार 18 महीने के डीए-डीआर एरियर के प्रपोजल को स्वीकार करती है तो कर्मचारियों को बड़ा अमाउंट सैलरी में मिल सकता है। दोस्तों, मांग बार बार उठाई जा रही है और एक बार फिर 8वें पे कमीशन लागू होने से पहले डीए-डीआर का बकाया 18 महीने का एरियर जारी करने को लेकर प्रपोजल वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय के पास पहुंच चुका है। अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार इसको टिक मारती है या फिर अपने पास रख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगली खबर हिमाचल प्रदेश से आई है। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार नहीं झेल पाएगी कर्मचारियों के वेतन का भार। 2026-27 में सिर्फ सैलरी देने को 20,639 करोड़ रुपए की जरूरत। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्कू सरकार है। छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बुरी तरीके से कर्ज के जाल में फंस गया है। 1 दशक से केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिस डेब्ट ट्रैप की तरफ इशारा कर रहा था, वो अब हकीकत बन चुका है। आलम यह है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हिमाचल सरकार के लिए कर्मचारियों को वेतन देना चिंता का विषय बन गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन पर ही सालाना 20,639 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इससे भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य सरकार के सिर पर आई एरियर की लायबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएगी। ये बात अलग है कि सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने और बकाया एरियर आदि को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके के आदेश आ रहे हैं, उससे हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। हिमाचल के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने ये सारे तथ्य रखे हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के बाद से बेशक सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन वेतन का खर्च बढ़ता जा रहा है। खर्च बढ़ने के कारण नए वेतन आयोग की सिफारिशें भी है। 16वें वित्त आयोग के समक्ष पेश किए गए वित्तीय मेमोरेंडम में हिमाचल सरकार ने दर्ज किया कि नए वेतन आयोग के बाद से सरकारी कर्मचारियों के वेतन का खर्च 59% बढ़ गया है। राज्य सरकार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है और इन्हीं 2 विभागों के कर्मचारियों के वेतन पर सबसे अधिक खर्च हो रहा है। वित्त आयोग के समक्ष पेश किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर
वर्ष 2017-18 में वेतन का खर्च 5,615 करोड़ रुपए था। ये बढ़कर 2018-19 में 5,903 करोड़ रुपए, फिर 2019-20 में 6,299 करोड़, 20-21 में 6,476 करोड़ रुपए और वर्ष 2025-26 में वेतन का ये खर्च 9,361 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से 16वें वित्त आयोग के समक्ष दिए गए मेमोरेंडम के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही सालाना 20,639 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त वर्ष 2027-28 में ये खर्च 22,502 करोड़ रुपए सालाना, फिर वित्त वर्ष 2028-29 में 24,145, वित्त वर्ष 2029-30 में 26,261 और वित्त वर्ष 2030-31 में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का खर्च सालाना 28,354 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि सरकार इसको एक पहाड़ जैसा समझ रही है। अगली खबर EPS 95 पेंशनर्स के लिए है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन हुआ है। 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ मिलेगा। EPS 95 पेंशन में जमा राशि निकालने के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को EPS 95 में जमा राशि को निकालने का लाभ मिलेगा। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। देखिए, खबर के मुताबिक भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में संशोधन किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी का लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना में 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी योजना के बाद योजना छोड़ देते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका D को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाएगा। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। उपयुक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्तिसंगत बनाया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका D के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। EPFO ने ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया है। अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया है। अगली खबर फिर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल बिजली बोर्ड के 120 कर्मचारी बिना ओल्ड पेंशन स्कीम के हुए रिटायर। 6,500 कर्मचारियों को अभी भी सुक्खू सरकार से उम्मीद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने आने से पहले घोषणा की थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे और हिमाचल प्रदेश में ये लागू भी हो चुकी है। लेकिन मौजूदा समय में 120 कर्मचारी बिना OPS के ही रिटायर हुए हैं और 6,500 कर्मचारियों के ऊपर अभी भी ये तलवार लटक रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में ओल्ड पेंशन स्कीम ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। उस दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए लोगों को 10 गारंटियों का भरोसा दिया था, जिसमें प्रदेश में कर्मचारियों की वोट की ताकत को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा पहले नंबर पर था। हिमाचल में सरकारी मतदाताओं का किसी भी पार्टी को सत्ता के केंद्र में पहुंचाने और बाहर करने में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा हथियार बनाया था, जिसका लाभ ये हुआ कि हिमाचल में रिवाज बदलने का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार 25 सीटें जीतकर सत्ता से बाहर हो गई और कर्मचारियों को कांग्रेस के राज में अपना भविष्य सुरक्षित नजर आया, जिसके दम पर कांग्रेस 40 सीट जीतकर प्रदेश की सत्ता पर पहुंचने में सफल हुई। इसके बाद CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की नई सरकार बनी, जिसके बाद CM सुक्खू ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की उम्मीदों को पंख लगा दिए। लेकिन सत्ता संभालने के साथ वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने सबसे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा का लाभ नहीं दिया है, जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम की आस लगाए हजारों कर्मचारी निराश और हताश है। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लिए बिना ही
हाल ही में 120 कर्मचारी है वो रिटायर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में अभी तक भी ओपीएस लागू नहीं की गई है, जिस कारण सुक्खू सरकार के राज में करीब 120 कर्मचारी बिना ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा का लाभ लिए ही रिटायर हो गए। ऐसे में बिजली बोर्ड में रिटायरमेंट के नज़दीक बैठे कर्मचारियों को भी भविष्य में चिंता सताने लगी है। राज्य बिजली बोर्ड में करीब 6500 कर्मचारियों को अपने सुखद और सुरक्षित भविष्य के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का इंतजार है। कर्मचारी भी विभिन्न मंचों के जरिए सुक्खू सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग उठा चुके हैं। राज्य बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम आने के बाद ओपीएस लागू होने की पूरी उम्मीद है। विधानसभा की 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, जिसके बाद 15 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र देहरा, नालागढ़ और जिला हमीरपुर में लगी आचार संहिता समाप्त होगी। ऐसे में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब जल्द ही सुक्खू सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को पूरा करेगी। इस बारे में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगी। हिमाचल में राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की सबसे अधिक संख्या है, जिससे हिमाचल की राजनीति के अंदर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का काफ़ी अधिक प्रभाव रहता है। लेकिन हर साल हो रही सेवानिवृत्ति और कम पद भरे जाने से बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। वहीं बिजली बोर्ड में सरकार ने साल 1974 में ओपीएस को लागू किया था। इसी तरह से नगर निगम में 1995 और एचआरटीसी में 1998 में ओपीएस लागू हुई थी। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अब ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है। वहीं नगर निगम में कर्मचारी ओपीएस के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा का कहना है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने से सरकार के खजाने पर अभी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली बोर्ड में जिन 6500 कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा वे 15 से 20 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि सीएम उपचुनाव के बाद कर्मचारियों की मांग को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि सीएम सुक्खू उनकी मांग को स्वीकार करेंगे और उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। तो इस प्रकार आज की प्रमुख खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।